सो गाइज वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था संविधान सभा का गठन। आपको ये अच्छी तरह से याद में रख लेना है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1946 को हुई थी संविधान सभा की स्थापना। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो वो थे 389। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे शुरुआत में, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो वो थे 299। विभाजन के बाद में संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी ड्राफ्टिंग कमिटी के? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ गाइस, ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड स्टैटिक जीके बुक जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पुलिस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाई गई है। यह इंडिया की सबसे शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट स्टैटिक जीके बुक है जिसमें 100 प्लस चैप्टर्स, 2000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अप्रैल 2026 तक के अपडेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं। इस बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आर्ट और कल्चर, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, बुक्स और ऑथर्स और इम्पोर्टेंट डेज जैसे सभी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके टॉपिक्स को सरल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कवर किया गया है। जैसे आप इसके कंटेंट्स को देख सकते हो, इसमें सभी तरह के जीके जो इम्पोर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स को यहाँ कवर किया गया है, जिससे आपको आसान हो जाता है इसकी स्टडी करना। अगर आप कम समय में स्टैटिक जीके को मजबूत बनाना चाहते हो तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड स्टैटिक जीके बुक को जरूर चेक करें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हर एक टॉपिक को थेरोटिक तरीके से आसानी से समझाया गया है जिससे आप आसानी से पढ़कर इनसे पेपर में पूछे जाने वाले जीके एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो आज ही इस बुक को खरीदें और अपने परीक्षा में जुट जाए क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल ये बुक होने वाली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो इसका सही जवाब है 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में कुल। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया? तो वो दिन था 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया था।
अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी हंसा मेहता। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी हंसा मेहता। अगला प्रश्न है संविधान सभा का सचिव कौन थे संविधान सभा के? तो वो थे HVR अयंगार। HVR अयंगार थे संविधान सभा के सचिव। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो सही जवाब है टोटल 22 समितियां थी। संविधान सभा में टोटल 22 समितियां थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 29 अगस्त 1946 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ था, याद में रख ले। नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, याद में रख ले। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो वो दिन था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार रिपीटेड प्रश्न है ये। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो वो दिन था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वो थी 15। टोटल 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो वो है 26 जनवरी 1950। तो यही कारण है कि हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने भारत को गणराज्य कब घोषित किया? तो वो है 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था संविधान सभा ने भारत को गणराज्य। अगला प्रश्न है संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है सरदार पटेल थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगला प्रश्न है संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। अच्छी तरह से इसे याद में रख। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव कब किया? तो सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को कब हस्ताक्षरित किया? तो सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को हस्ताक्षरित किया था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1991 से 1992 के बीच में हुई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, फिर इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1961 में हुई थी अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो सही जवाब है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, याद में रख ले। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सही जवाब है 1985 में हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। नेक्स्ट ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो संबंधित है आजीवन खेल योगदान से। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो आजीवन खेल योगदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो था सन 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो सन 2002 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? तो वो विश्वविद्यालयों को दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है खेल के क्षेत्र में, और ये विश्वविद्यालय को दी जाती है। जो विश्वविद्यालय खेल में सर्वश्रेष्ठ होता है उसे दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार कौन सा है? तो है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। अगला प्रश्न है तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है साहसिक खेल से। तेनजिंग नोर्गे जो है वो पुरस्कार संबंधित है
साहसिक खेल से। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2002 में किसके नाम पर रखा गया? तो वो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा गया था खेल रत्न पुरस्कार का नाम। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वो कोचिंग के श्रेणी में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो वो पद्म विभूषण जो है वो खेल पुरस्कार नहीं है, जबकि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार ये तीनों जो है वो खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे पी.के. बनर्जी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे पी.के. बनर्जी। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ओ.एम. नाम्बियार। ओ.एम. नाम्बियार थे द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है? तो पिछले 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, याद में रख ले। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस स्तर पर दी जाती है? तो वो विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए नहीं है? तो पुरस्कार जो है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि खिलाड़ियों के लिए नहीं है, याद में रख ले। नेक्स्ट है खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो 25 लाख रुपए की होती है नगद राशि खेल रत्न पुरस्कार में। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? तो वो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार के साथ में। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार के समय में। अगला प्रश्न है ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो है 25 लाख की होती है ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ये अवार्ड देता है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस महाकाव्य से है? तो वह है महाभारत से। अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है वो महाभारत महाकाव्य से है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो वो हॉकी के खेल से संबंधित थे। मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है वो थे हॉकी के खेल से, जिनका 29 अगस्त को जयंती आती है और 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम था। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो 1974 में शुरू हुआ था। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है 1974 में हुआ था। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो वो धनुष से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार का प्रतीक, जैसे इस तरह से ये फोटो में दिख रहा है। नेक्स्ट है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। खेल रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रतीक किससे संबंधित है? तो वो गुरु से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो संबंध है वो गुरु से है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो वो कांस्य प्रतिमा प्लस प्रमाण पत्र प्लस नगद, ये राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार के समय में। एक कांस्य प्रतिमा होती है, प्रमाण पत्र होता है और नगद इनाम होता है। नेक्स्ट है भारत में खेल पुरस्कार किस स्तर पर दिए जाते हैं? तो वो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। भारत में जो खेल पुरस्कार है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहसिक खेल से संबंधित है? तो वो तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है वो साहसिक खेलों से संबंधित पुरस्कार है। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट है कि खेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? तो वो है 29 अगस्त को। हर साल खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं क्योंकि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं और उस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती आती है। तो यही कारण है कि 29 अगस्त को पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 29 अगस्त किस महान खिलाड़ी का जन्मदिन है? तो वह है मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जयपुर में। ताजमहल जो है वो जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया था, याद में से रख लेना है।
सो गाइज आज की इस क्लास में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट जीके देखे जो कि बेसिक थे लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो मिलता हूँ अब अगली क्लास में ऐसे ही जीके के साथ में।